जय हिंद आप सभी को। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस नगरी पे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं SECC। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, कितना सही कितना गलत है। और ये वही कास्ट जातीय जनगणना है जिसे आगामी 9 तारीख से शायद बिहार सरकार बिहार में इसे लागू करने जा रही है। लेकिन इसका जो है सो मांग बहुत पहले ही उठ चुकी थी। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, हर राजनीतिक दलों ने, केंद्रीय राजनीतिक दल तो नहीं लेकिन कह सकते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उन सब ने चाहा कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना हो। और जातीय जनगणना एक बार हुई भी, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिकली नहीं सबमिट की गई पूरे देश के सामने। तो आज हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि कितना सही है जातीय जनगणना और कितना गलत है जातीय जनगणना। और जितने भी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए एक क्वेश्चन भी हो सकती है कि इसे क्रिटिकली एनालाइज करके लिखे और ये भी लिखे कितना सही है और कितना गलत है कास्ट सेंसस। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए सेंसस में और SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस दोनों में अंतर क्या है। ये अंतर जानना बहुत ही जरूरी है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, या जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी के लिए, उनके मेंस के लिए, या जितने बच्चे या जितने भी पब्लिक से चाहते हैं जानना कि कितना सही है और कितना इसमें क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है इसका। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा जनगणना क्या होती थी और जातीय जनगणना क्या होती थी, यानी सेंसस और कास्ट सेंसस के बीच में आपको डिफरेंस जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए सेंसस क्या होता है। अगर पीछे देख सकते हैं, पीछे इतने पेड़ पौधे हैं, इसमें अगर कह दिया जाए कि इसका जनगणना निकालो कितने पेड़ पौधे हमारे पीछे आप देख सकते हैं, तो ये सब जो है सो क्या हो गया, ये सब हो गए आपके जनगणना में। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि 5 इंच तक का पेड़ का कितना है और 10 इंची तक का पेड़ कितना है, इस सब का जो है सो बायोडाटा निकाल के दो, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से समझिए जातीय जनगणना इस पेड़ की जाति के ऊपर हो गई कि 5 इंच तक का जाति का कितना पेड़ है और 10 इंच तक के जाति का कितना पेड़ है। तो ये हो गया आपका जनगणना। मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर हो रहा होगा जनगणना और जातीय जनगणना में। जनगणना क्या होती थी, जितने ही भारत में लोग हैं उन सब का जो है सो एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार के पास उसे सबमिट करना रहता था, कितने लोग हैं भारत में। लेकिन जातीय जनगणना में क्या होगा, कितने जाति के कौन से लोग हैं ये सब सरकार के पास इसकी रिपोर्ट आएगी। अब सबसे पहले इसके हम लोग फायदा के बारे में बात करते हैं। देखिए फायदा क्या है जातीय जनगणना का। फायदा यही है कि मान लीजिए आप यूपी में चाय पी रहे हैं और वहाँ पे अगर किसी ने अपना नाम बताया जिसका टाइटल, जिसका सरनेम राय हो, तो आप वहाँ पे इसे आसानी से गेस कर सकते हैं कि वो फॉरवर्ड कास्ट का होगा। अगर वही आप अगर बिहार में यहाँ पे आके आप किसी का सरनेम राय अगर सुन रहे हो तो ये जान लो कि उसका कास्ट यादव है। अगर आप राजस्थान में शर्मा नाम सुन रहे हो तो समझ लो कि वो शर्मा जो है सो फॉरवर्ड कास्ट से आता है। और वही अगर हमारे बिहार में अगर आप शर्मा सुन ले रहे हो तो ये जान जाओ कि वो शर्मा जो कारपेंटर कास्ट होती है, जिसे हम लोग अपने भाषा में बढ़ई कहते हैं, जो लकड़ी के काम करते हैं, उस जाति से वो बिलोंग कर रहे हैं। तो 49 लाख कास्ट जब 2015 में जब इसकी जनगणना निकाली गई थी, कितने टोटल कास्ट हैं भारत में, 49 लाख कास्ट निकल के आए थे। और अलग अलग राज्य में अलग अलग कास्ट के, जैसे कि मैंने आपको बताया यूपी में जो लगाता है राय वो वहाँ का फॉरवर्ड होता है, जबकि हमारे बिहार में जो राय लगाते हैं वो एक बैकवर्ड क्लास के SC ST या OBC के वर्ग में आते हैं। यादव समझ सकते हैं, मामूली सी बात से आप यादव लोग लगाते हैं इस कास्ट को। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ पे जो शर्मा लोग लगाते हैं टाइटल, वो फॉरवर्ड कास्ट के लोग लगाते हैं, जबकि यहाँ पे शर्मा कारपेंटर लोग लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है सो कितनी जनगणना है जिससे सरकार को कुछ सुविधाएं निकालने में उनको आसानी हो। तो इसके लिए सबसे पहले जातीय जनगणना का प्रस्ताव दिया गया था केंद्र सरकार को, जो कि केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। और केंद्र सरकार ने यह एक पॉइंट किया था, एक पोक किया था, अगर राज्य चाहे तो अपने अपने राज्य में जातीय जनगणना करवा सकती है, जो कि बिहार में अब शुरू होने वाला है। और इसका फायदा यही रहेगा कि कितने कास्ट के कितने लोग हैं, इनसे जो है सो उन्हें कितना फ़ायदा मिले, कितना नुकसान मिले, कितनी, क्योंकि बिहार में हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसकी जितनी जाति भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहावत को फिट बैठाने के लिए हम लोग तो भरोसा बहुत ही कम कर सकते हैं कि इससे कुछ हमें फ़ायदा होगा।
राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को या अन्य तमाम लोगों को फ़ायदा इससे हो सकता है, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा हो ये विश्वास करना बहुत ही हम लोग के अंदर उतनी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसे बहुत ही समझेंगे कि हम लोग इसे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे फ़ायदे से कहीं ज़्यादा फ़ायदा उनका है। लेकिन फिर भी इससे हमारा फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए कोई बैकवर्ड क्लास का पीपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत वंचित है, तो सरकार इससे अपना कुछ उनके लिए कुछ निकाले, फॉलोअप निकाले, कुछ उनके लिए सर्कुलर नोटिस उनके लिए कुछ जारी करे जिससे उनका फ़ायदा हो। दूसरा नंबर फ़ायदा कास्ट सेंसस का यह हो रहा है कि जातीय जनगणना से जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन देना सचमुच में जो है सो एक, हालांकि इससे हम आगे बात करेंगे रिजर्वेशन देना कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है, रिजर्वेशन को आगे सरकार जारी रखे या उसे ख़त्म कर दे। जातीय जनगणना से ये भी निकल के सामने आ जाएगा। मान लीजिए बिहार में अगर 90% फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसा जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, तेजस्वी यादव जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जितने भी अग्रिम पद हैं, चाहे वो सरकारी पद हो चाहे वो राजनीतिक पद हो, उसमें जो स्वर्णों का काफ़ी ज़्यादा उसमें संख्या है। तो इस एक माइंडसेट को एक डाउनवर्ड खींचने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। फ़ायदा इसका मुख्यतः दो ही है, लेकिन इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का फ़ायदा इसमें कुछ उतना ज़्यादा है नहीं, और इसका नुकसान अगर देखें तो नुकसान इसके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान है इसका। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन की। देखिए रिजर्वेशन हम लोग के ज़िंदगी में ना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो EWS कैटेगरी से हो, चाहे वो SC ST OBC से हो, चाहे वो किसी भी अन्य दबे कुचले वर्ग जाति से हो। लेकिन एक बात यह भी है कि जिससे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यह कानून में संविधान बनाया था, उस समय उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये जो आरक्षण है ये बस कुछ ही टाइम पीरियड के लिए इसे यहाँ पे रखा जाएगा। हालांकि ये एक कह सकते हैं सौभाग्य है उन सभी लोगों के लिए जो दबे कुचले हैं, जो अभी तक आरक्षण यहाँ पे है। लेकिन अगर आप आरक्षण को देखें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आरक्षण का खिलाफ करेंगे, किसी को आरक्षण ना मिले। हाँ, लेकिन अगर आरक्षण देना है तो गरीबी और अमीरी के स्तर से दे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो। अगर आप आरक्षण को देना है तो आरक्षण आप दीजिए गरीबी के आधार पे। अगर आपको आरक्षण देना है तो आप आरक्षण दीजिए अमीरी के आधार पे। अब भैया बात इसमें फिर आती है कि अमीरी के आधार पे क्या आरक्षण मिले। बात सही है, अमीरी को आरक्षण मत दीजिए भैया, आप गरीबी को आरक्षण दीजिए। गरीब चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, गरीब का कोई कास्ट नहीं होता। गरीब चाहे वो स्वर्ण से आता हो, चाहे पिछड़ा से आता हो, चाहे अति पिछड़ा से आता हो, सब फुटपाथ में ही सोता है, सब वैसे ही फटा चिटा कपड़ा पहनता है। अब आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी मैं इसे आप ये ना समझिए कि मैं इस रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ अपने नज़रिए से, लेकिन मुझे अपने नज़रिए से जो मुझे सूझ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी LNT राजस्थान टर्बो कंपनी है, जो कि बहुत हैवी प्रोजेक्ट बनाती है, जो बिहार में महात्मा गांधी सेतु हो गया, PMCH हो गया, या अन्य जो आपका एम्स हो गया, ये सब LNT लेती है। इसमें अगर जो इंजीनियर जाते हैं इंजीनियरिंग का JEE का मेंस का परीक्षा दे के, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे मान लीजिए 100 नंबर लाते हैं, 150 में 100 नंबर लाते हैं, तब अब उनका सिलेक्शन हो सकता है। जबकि जो बैकवर्ड लोग हैं वो अगर 70 नंबर लाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर वो लोग जाके अगर बना रहे हैं इस बिल्डिंग को, तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग में दिक्कतें होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको रिजर्वेशन के आधार पर उनको आगे पहुँच मिली है, तो जो जनरल वाला है वो कहीं ज़्यादा अच्छे काम कर सकता है उनसे। तो इसी कारण देखते हैं बिहार में कितने पुल टूट के गिर जाते हैं, कितने क्या होते हैं। इसका एक मेन रीजन, बहुत ही प्रमुख मेन रीजन है ये। लेकिन अगर रिजर्वेशन को हटा दिया जाए, इस रिजर्वेशन को अगर पुअर और रिच के आधार पर अगर इसे क्लासीफाई कर दिया जाए, तो बहुत ही जो है सो शानदार प्रस्तुति इसकी होगी हमारे पूरे देश में, और बहुत ही इसका एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बात यही है, अगर हम गरीब है, चाहे किसी भी कास्ट से आते हो, हमको जैसे रिजर्वेशन मिले जिससे कि हम जो है सो अपने स्टेटस को अपना एक हाई कर सके। क्योंकि रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया था क्योंकि हम लोग अपना जो जितने भी दबे कुचले लोग हैं वो सब अपना स्टेटस हाई कर ले। लेकिन जो अमीर, जो बैकवर्ड में भी जो अमीर लोग हैं, उनको तो उनका स्टेटस ऑलरेडी हाई हो चुका है। और जबकि संविधान भी से कुछ ही दिनों के लिए दिया, उसमें जो सो मेंशन किया गया कुछ ही दिनों के लिए रहेगा, तो इसे कुछ ही दिनों के लिए इसे संविधान को जो सो इस कानून को रखा जाए। तो रिजर्वेशन को हटा दे और अमीरी और गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन मिले, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ज़्यादा अच्छा होगा देश के लिए, बिहार के लिए, और पूरे विश्व के लिए, और पूरे मानव विकास के लिए। अब बात करते हैं कास्ट सेंसस की, SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि अभी होने वाला है बिहार में। इसका जैसे डिमेरिट क्या है, मान लीजिए भैया अगर इसका
जातीय जनगणना होती है, और एक बात कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर जाति का, मान लीजिए एक्स और वाई दो जाति हैं, एक्स जाति फॉरवर्ड है, वाई जाति बैकवर्ड है, या किसी भी, या वाई जाति आपका फॉरवर्ड है, एक्स जाति आपका बैकवर्ड है, किसी को कुछ मान लीजिए अगर एक्स कास्ट का जो है सो अगर वोटिंग कम, उनका अगर जो है सो पॉपुलेशन कम आ रहा है और वाई कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा आ रहा है, तो मामूली सी बात है जो गवर्नमेंट है वो वाई कास्ट पे ज़्यादा फोकस करेगी। वो ये तो भैया बात उसी प्रकार हो जाएगी, जब तक जो है सो जितने भी मुस्लिम हैं वो सब जब तक मोदी जी को गाली देते रहेंगे तब तक मोदी जी जीतते रहेंगे। उनको ये नहीं लग रहा है कि हाँ हम इनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मोदी जी के लिए एक वरदान है, और मोदी जी हम आपको आश्वस्त कर दें कि जब तक जितने ही मुसलमान हैं आपको गाली देते रहेंगे तब तक आप जीतते रहिए, क्योंकि